Good morning, students. Today we are going to start chapter 2. इनकम टैक्स के अंदर चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स. रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पर्सन. कितने पर्सन होते हैं? इंडिविजुअल, एचओएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी एंड बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स. ये सारे ये सब पर्सन्स की कैटेगरी में आते हैं. उन सबका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें एवरी प्रीवियस ईयर देखना होता है, जिससे हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स कर सकते हैं उनका, कि कौन सी पर्टिकुलर इनकम उनके लिए टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगी. ये आपको जो दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये इस पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्ट है. ये हो गया टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस और नेचर ऑफ इनकम, कि वो इनकम टैक्सेबल होगी या टैक्सेबल नहीं होगी. वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. तो इस चैप्टर के 2 पार्ट हो गए. सबसे फर्स्ट हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सेकंड पार्ट हो गया इसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स. हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं. रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दैट इज OR, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसको हम बोलते हैं साधारण निवासी. रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दैट इज NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. एंड लास्ट वन NR. तो ये 3 कैटेगरी के सबके लिए होती है. तो एक बार हम देखते हैं. यहाँ पर पर्सन को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. इंडिविजुअल और HOF को अलग और ऑल अदर्स अलग अलग. क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल एंड HOF के अंदर भी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ऑल अदर रिमेनिंग पर्सन भी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. तो यहाँ तक तो सब कुछ सिमिलर था. बट इंडिविजुअल एंड HOF के केस में रेजिडेंट को अगेन कैटेगराइज किया जाता है गाइस, 2 पार्ट, दैट इज OR, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. क्लियर हुआ? इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल और HOF के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप्स के होंगे. कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट OR, सेकेंड NOR, एंड थर्ड वन इज NR. बट इन केस ऑफ ऑल अदर एसेसीज, ऑल अदर कौन? कंपनी, फर्म, और इन सब के केस में क्या होगा? इन सब के केस में होगा ओनली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. इट मीन्स अगर क्वेश्चन आता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म NOR बन सकती है, तो नहीं बन सकती है. ठीक है ना? और क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि इंडिविजुअल और HOF के केस में ही रेजिडेंशियल स्टेटस 3 टाइप्स के होते हैं. अदरवाइज ऑल अदर एसेस के इसमें क्या होगा? सिर्फ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. ओके, क्लियर हुआ? वापस आते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर. रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स. नेचर ऑफ इनकम डिपेंड करेगा कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल नहीं होगी. तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए. अब हम सबसे पहले लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल कौन होते हैं? जिसे आप में मेल, फीमेल, मिस्टर X, मिसेज A वगैरह. इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड करता है, ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया. इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज डिपेंड ऑन व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन. इट इज डिटरमाइंड फॉर एवरी प्रीवियस ईयर. ये हमें ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि एक बार अगर कोई रेजिडेंट बन गया तो वो हमेशा के लिए रेजिडेंट रहेगा, ऐसा नहीं है. फॉर एवरी प्रीवियस ईयर वी हैव टू कंप्यूट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि वो उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिटरमाइन करेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप, तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं. अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में कुछ कंडीशंस पूरी नहीं करने के कारण नॉन रेजिडेंट बन जाता है, तो वो और एक जो आप बेसिकली सुनते हैं NRI, इन दोनों में डिफरेंस होता है. ओके, ये नॉन रेजिडेंट जो होगा वो इनकम टैक्स पर्पस से प्रीवियस ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट होगा.
और एक जो एनआरआई होता है वो जो जो अपन सुनते हैं एनआरआई है नॉर्मली, वो अलग होता है, जो अप्रवासी भारतीय जो होते हैं वो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके लिए गाइस दो बेसिक कंडीशन होती है और दो एडिशनल कंडीशन होती है। हमें प्रीवियस ईयर के हिसाब से और बेसिक कंडीशन की जो सेटिस्फिकेशन है उसके हिसाब से देखना होता है कि किसने कितनी कंडीशंस पूरी करी, उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। बेसिक कंडीशन क्या होती है? सबसे फर्स्ट, स्टे ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मीन्स गत वर्ष में वह भारत में कम से कम 182 दिन, 182 डेज, एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ओके, वह भारत में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। ये 182 डेज कंटिन्यूस रहना जरूरी नहीं है इंडिया में। वो कब आया और वापस कब गया, वो पर्टिकुलर पीरियड हमें लेना है। जब तक इंफॉर्मेशन कुछ भी ना हो क्वेश्चन के अंदर, हम आने का दिन भी ले काउंट करेंगे और जाने का दिन भी काउंट करेंगे। सपोज अगर कोई पर्सन आता है 12 अक्टूबर और अगर वो जाता है वापस 15 अक्टूबर, और अगर आपको आने और जाने का टाइम गिवन नहीं है तो हम डेज कैसे काउंट करेंगे? 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 12 से और यहाँ तक जाएंगे, तो ये टोटल 4 डेज होंगे। आपको समझ आया? आने और जाने दोनों डेज को काउंट करना है। कब तक? अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन ना हो। अगर टाइम नहीं दे रखा है तो डेट ऑफ अराइवल और जाने का दिन दोनों आपको काउंट करने हैं। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? स्टे ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सेकेंड कंडीशन के अंदर प्रीवियस ईयर भी आता है और उसके प्रीसीडिंग ईयर्स भी आते हैं। स्टे ऑफ एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इंडिया में 60 दिन रुका हो गत वर्ष में, और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 साल, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स का मीनिंग क्या हो गया? जो आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2019-20। तो प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग 4 ईयर्स कौन से होंगे? जो 2018-19, 17-18, 16-17, 15-16। इन 4 ईयर्स में अगर वो 365, एटलीस्ट 365 डेज अगर इंडिया में रुका होगा, देन वी कैन से कि वो उसने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। तो ये तो हो गई बेसिक कंडीशंस। एक बार वापस देखते हैं। स्टे ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये हो गया बेसिक की फर्स्ट कंडीशन। बेसिक की फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? तो अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज। सेकेंड कंडीशन है स्टे ऑफ एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 ईयर्स। ओके, उसके बाद आते हैं आप एडिशनल कंडीशंस पे। सबसे फर्स्ट एडिशनल कंडीशन में प्रीवियस ईयर नहीं होता है गाइस, ये सिर्फ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ही होंगे। तो स्टे ऑफ एटलीस्ट 730 डेज इन 7 ईयर्स। आपको सिर्फ कीवर्ड्स ध्यान में रखने होते हैं। 730 डेज इन 7 ईयर्स जस्ट प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। जो अपना प्रीवियस ईयर है 2019-20, उस प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग 7 ईयर में वो कम से कम 730 दिन इंडिया में अगर रुका होगा। 730 डेज मीन्स 2 ईयर्स, 365 इंटू 2। तो 730 डेज अगर वो प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग 7 ईयर में रुका होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसने एडिशनल की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। सेकेंड कंडीशन होती है कि वो प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में 2 ईयर्स कम से कम क्या रहा हो? रेजिडेंट रहा हो। तो मैंने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है, रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? 10 सालों में 2 बार कम से कम रेजिडेंट बनना हो। इसको हम अपोजिट वे में भी ले सकते हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है कि एटलीस्ट 9 टाइम वो नॉन रेजिडेंट रहा हो। क्लियर? 9 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? एक बार ही वो रेजिडेंट रहा है। क्लियर? वो अपोजिट वे में भी ले सकते हैं इसको हम। एक बार वापस देखते हैं। बेसिक कंडीशन फर्स्ट क्या होती है? स्टे ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सेकेंड कंडीशन होती है स्टे ऑफ एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 ईयर्स जस्ट प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। एडिशनल कंडीशन की फर्स्ट होती है स्टे ऑफ एटलीस्ट 730 डेज इन 7 ईयर्स।
गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 साल में 730 दिन कम से कम, और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष। तो ये हो गया एडिशनल कंडीशन। एक बार वापस ले रहे हैं इसको। बेसिक कंडीशन की फर्स्ट होती है स्टे ऑफ एटलीस्ट 182 डेज। अब हमें सिर्फ कीवर्ड्स यूज करना है ताकि आपको याद हो जाए। बेसिक की फर्स्ट कंडीशन एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। सेकेंड कंडीशन क्या होगी? एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड at least 60 days in previous year and 365 days in 4 years just preceding to the previous year। उसके बाद आते हैं एडिशनल कंडीशन। कीवर्ड्स क्या होंगे? 730 days in 7 years एंड सेकेंड कंडीशन के क्या होंगे? 2 years out of 10 years। ओके गाइस, ये थी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के लिए 2 बेसिक कंडीशन एंड 2 एडिशनल कंडीशन। बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केस, और वो एक्सेप्शनल केस क्या है वो हम देखते हैं। इन 2 केसेस में बेसिक कंडीशन की सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगी। कौन सी वाली? 182 डेज वाली। मींस अगर इन 2 केस जो मैं अभी लिखूंगा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, इन 2 केस में अगर वो पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं रुकता है तो बेसिक की 2 कंडीशन की जगह उसके लिए एप्लीकेबल कितनी है? एक ही कंडीशन है, और वो भी कौन सी वाली? 182 डेज वाली है। ठीक है ना? तो अगर वो 182 डेज से कम रुकता है तो हम ऐसा बोल देंगे कि वो बेसिक की एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता है। फर्स्ट केस, पर्सन who leave India for the purpose of employment। अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया को छोड़ता है, रोजगार के लिए इंडिया को छोड़ता है, नौकरी करने के लिए बाहर जाता है, सेकेंड कंडीशन होगी इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में आते हैं प्रीवियस ईयर में फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, अगर वो विजिट करने के लिए इंडिया में आते हैं तो इन दोनों केस में बेसिक की सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगी, दैट इज 182 डेज। क्लियर? तो इन दोनों केस के अंदर अपने को ये देखना है कि बेसिक की एक ही कंडीशन है और वो कौन सी होगी? 182 डेज। अगर वो 182 डेज से कम रुकते हैं इंडिया में तो हमें वो 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखनी है, सीधे हम क्या बोलेंगे कि बेसिक की एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस कि किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, कौन सी नहीं करता है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा? जो एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या हो गया? चाहे वो 2 करे पर कम से कम एक तो उसको पूरी करना है। क्लियर? एंड बोथ ऑफ एडिशनल, और एडिशनल की दोनों उसको पूरी करनी है, एक बेसिक की और दोनों एडिशनल कंडीशन उसको पूरा करना है। एनओआर कौन होगा? एनओआर होगा एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक सेटिस्फाइड एंड एनी वन और नन ऑफ एडिशनल कंडीशंस सेटिस्फाइड। अब वापस देखते हैं इन दोनों को। एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये हो गया बेसिक की आपको एटलीस्ट एक कंडीशन तो पूरी करना कंपलसरी है। अगर आपको रेजिडेंट के अंदर स्टेटस अगर आपको चाहिए तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेंगे आप, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेंगे? जब एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक तो पूरी करेंगे, बट अगर आपने दोनों एडिशनल पूरी कर ली, बोथ ऑफ एडिशनल, देन स्टेटस क्या होगा? ओआर।
एंड अगर आपने एक एडिशनल पूरी करी या एक भी एडिशनल पूरी नहीं कर पाए, इसका भी क्लियर कट अगर मैं देखूं क्रॉस, तो ये होगा कि दोनों ही पूरी नहीं करी, दोनों में से एक भी पूरी नहीं करी या दोनों ही पूरी नहीं करी। कुल मिलाकर यहाँ पर बोथ ऑफ एडिशनल आ रहा है और यहाँ पर क्या एनी वन और नन, या तो आपने पहली पूरी करी सेकंड नहीं करी, या आपने सेकंड कर ली फर्स्ट नहीं करी, तो वो हो जाएगा NOR। क्लियर हुआ? और NR कौन सा होगा? तो ये इसका अपोजिट है, एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक, एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक, तो यहाँ पर आ जाएगा नन ऑफ बेसिक। अगर कोई एसएससी बेसिक की एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता है तो उसकी एडिशनल तक हम नहीं जाएंगे, सीधे उसको क्या बोला जाएगा? NR। तो जो एक्सेप्शनल केस होगा वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको एक्सेप्शनल केस का देते हैं तो वो यही देंगे कि वो एसएससी 182 डेज पूरे नहीं करेगा, और 182 डेज पूरे नहीं करेगा तो क्या होगा? वो बेसिक की एक भी कंडीशन पूरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो बेसिक की सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो भी पूरी नहीं कर रहा है, तो वो सीधे क्या बन जाएगा? NR बन जाएगा। क्लियर हुआ? डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल के लिए हम देखते हैं सबसे पहले 3 कैटेगरी: ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक एंड बोथ ऑफ एडिशनल। NOR के लिए क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक एंड एनी वन और नन ऑफ एडिशनल। एंड नॉन रेजिडेंट के लिए क्या होगा? नन ऑफ बेसिक। कोई भी बेसिक पूरी नहीं करोगे तो सीधे नॉन रेजिडेंट। क्लियर? ये तो हो गया अपना इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF के केस में ये भी पर्सन का सेकेंड पार्ट था। पर्सन टोटल कितने एक बार वापस देखिए: इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब बेसिक कंडीशन 2 होती है HUF के केस में भी। फर्स्ट कंडीशन यहां पर गाइस आपको देखना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया, पार्शियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया। ये होगी दोनों बेसिक कंडीशन। अब आप बताइए कब ऐसा होगा जब बेसिक की एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी? जब किसी HUF फैमिली का 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होगा। क्लियर हुआ? 100% फ्रॉम इंडिया, पार्टली फ्रॉम इंडिया एंड पार्टली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एंड 100% फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। 3 कैटेगरी हो सकती है मैक्सिमम। तो यहाँ इन्होंने 2 कैटेगरी दे रखी है, तो हमें हमेशा रिवर्स इफेक्ट भी देखना होता है कि कब ऐसा होगा जब बेसिक की एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी, जब 100% कंट्रोल मैनेजमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया होगा। क्लियर हुआ? अगर 100% कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो अपने आप सेकेंड कंडीशन भी पूरी हो रही है, और अगर 100% कंट्रोल मैनेजमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है तो अपने आप पता चल रहा है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो ये तो था बेसिक कंडीशन। अब हम लेते हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन कौन सी होगी? एडिशनल कंडीशन वही होगी जो एक इंडिविजुअल के लिए थी। एडिशनल कंडीशंस सेम वही है जो एक इंडिविजुअल के लिए थी। कौन कौन सी थी? कीवर्ड्स लिखो: 730 डेज इन 7 years, 2 years आउट ऑफ 10 years। क्लियर? ये दोनों कंडीशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी? कर्ता ऑफ फैमिली। कर्ता कौन होता है? जो मुखिया होगा, जो मेन पर्सन होगा, वो होगा कर्ता। तो कर्ता और कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए भी कर्ता इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो एडिशनल कंडीशन किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है? कर्ता के ऊपर। कर्ता इंडिया में 730 डेज रुका होना चाहिए जस्ट प्रीसीडिंग 7 years में। कर्ता 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए पिछले 10 सालों में। उसके अलावा किसी भी HUF फैमिली का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पर माना जाएगा? तो HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट माना जाएगा जहाँ पर कर्ता रहता है। अगर क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि कर्ता इंडिया के बाहर कहीं नहीं गया, इट मीन्स 100% कंट्रोल मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया।
और अगर बोला जाता है कि कर्ता बाहर रहता है इंडिया के, कभी बाहर रहता है, कभी इंडिया में रहता है, कभी बाहर रहता है, तो वहाँ पर क्या होगा, पार्टली फ्रॉम इंडियन पार्टली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और अगर आपको बोला जाता है कि कर्ता इंडिया के बाहर ही रहता है, दैट इट मीन्स 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड फ्रॉम इंडिया होगा, तो वहाँ पर बेसिक की एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी। अगेन एचयूएफ के लिए भी टेबल वही है जो जो टेबल इंडिविजुअल के लिए थी, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड एज वेल एज एचयूएफ। वापिस वही, ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक एंड बोथ ऑफ एडिशनल। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक एंड एनी वन और नन ऑफ एडिशनल। उसके बाद नॉन रेजिडेंट कब होगा, जब एक भी बेसिक पूरी नहीं करेगा। तो एचयूएफ के केस में कब ऐसा होगा कि बेसिक की एक भी कंडीशन वो पूरी नहीं कर रहा है, जब 100% कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होगा। क्लियर हुआ? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में आपको दो कैटेगरी देखनी होती है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी तो होती है कि कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है। सेकेंड केस आपको देखना होता है कि कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से चल रहा है। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से डिफाइन होगा। फर्स्ट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये हो गई कंपनी की कैटेगरी। इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी होगी, जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं हुआ या इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो वो हो जाएगा फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के मैक्सिमम पॉसिबल 3 केस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट केस 100% फ्रॉम इंडिया। सेकेंड केस partly from India and partly from outside India, and third one 100% from outside the India। क्लियर हुआ? ये मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हैं गाइज। 100% फ्रॉम इंडिया, पार्टली फ्रॉम इंडिया, 100% फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंडियन कंपनी के केस में वो कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी। तो ये एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक बन गई। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा क्या होगी, रेजिडेंट। और फॉरेन कंपनी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग रेजिडेंट सिर्फ तभी बन सकती है जब उसका 100% कंट्रोल मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया हो, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट रहेगी। ये था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। क्लियर हुआ? एक बार वापस देखते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए 3 कंडीशन हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल 3 केसेस हो सकते हैं। 100% फ्रॉम इंडिया, पार्टली फ्रॉम इंडिया एंड 100% फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंडियन कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन, एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी ऑलवेज क्या रहेगी, रेजिडेंट। और फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट तभी बन सकती है जब 100% कंट्रोल मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म and all other remaining persons।
यहाँ पर आपको सिर्फ कंट्रोल मैनेजमेंट देखना है कि कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा। ओके, पार्टनरशिप फर्म के केस में आपको सिर्फ कैटेगरी कौन सी देखनी होगी, कैटेगरी आपको देखनी होगी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और यहाँ आ जाएगा सीधे रेजिडेंशियल स्टेटस। वही मैक्सिमम पॉसिबल 3 केसेस कौन कौन से, 100% फ्रॉम इंडिया, partly from India and partly from outside India, and third one 100% from outside India। पार्टनरशिप फर्म के केस में कब ऐसा होगा जब कोई फर्म या कोई ऑल अदर रिमेनिंग पर्सन नॉन रेजिडेंट बनेंगे, जब 100% फ्रॉम आउटसाइड इंडिया होगा, तो ये होगा नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट। अदरवाइज अगर 1% भी कंट्रोल मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया है तो पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, रेजिडेंट होगी। क्लियर? ओके। जैसे इन ए पार्टनरशिप फर्म देर आर 2 पार्टनर्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों पार्टनर्स इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस ऑपरेशन में, मींस दोनों एक्टिव पार्टनर हैं और दोनों इंडिया में रहते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन हो रही है, तो स्टेटस क्या होगा, रेजिडेंट। सेकेंड केस में आपको बोला गया है कि सिर्फ पूरा मैनेजमेंट कौन करता है, ए, कंट्रोल मैनेजमेंट सब किसके पास है, ए के पास है, और ए रहता है इंडिया में, तो क्या होगा, 100% फ्रॉम इंडिया। अब आपको बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर करते हैं और बी बाहर रहता है, ए इंडिया में रहता है, तो सेकंड केस पार्टली फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ए इंडिया में है तो पार्टली फ्रॉम इंडिया में भी क्या होगा, रेजिडेंट। थर्ड वन, पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट सिर्फ किसके पास है, बी के पास है और बी रहता है आउटसाइड इंडिया, तो ये हो जाएगा थर्ड केस। तो यहाँ पर पार्टनरशिप हम क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। क्लियर? अब इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो कि डिपेंड करेगा क्या क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है। क्लियर? ओके, एक बार हम वापस देख लेते हैं इसको पूरा। सबसे फर्स्ट हमने देखा था इस चैप्टर का पूरा समरी, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। डिपेंड करता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। कितने तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं, तो रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं टोटल 3 तरह के। कौन कौन से, OR, NOR एंड NR। बट ये 3 केस किसके लिए होते हैं, ये 3 केस होते हैं सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए। ऑल अदर रिमेनिंग एसएससी के लिए सिर्फ 2 केस हो सकते हैं, दैट इज R एंड NR। ओके, उसके बाद हमने देखा था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। वहां पर हमने देखी थी 2 बेसिक कंडीशन एंड 2 एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या थी, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। स्टे ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सेकेंड क्या था, स्टे ऑफ एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 years जस्ट प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। गत वर्ष में 60 दिन, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 सालों में 365 दिन। एडिशनल कंडीशन फर्स्ट क्या थी, एडिशनल कंडीशन थी फर्स्ट स्टे ऑफ एटलीस्ट 730 डेज इन 7 year एंड सेकंड था 2 years आउट ऑफ 10 years। ओके, यहाँ पर एक चीज जो हमने डिस्कस करी थी कि अगर आपको टाइम गिवन नहीं है, अगर आपको टाइम गिवन नहीं है कि कब कौन आया, कितनी बजे आए, तो फिर आपको आने और जाने दोनों डेज को काउंट करना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है, ये ध्यान में रखना है। और ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि वो इंडिया में एक ही बार आए और एक ही बार जाए, वो बार बार आ सकता है, बार बार जा सकता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर
वो कितने दिन इंडिया में उसका स्टे था। ओके, उसके बाद हमने देखी थी एडिशनल कंडीशन, और इन सब के बाद हमने देखा था टेबल। तो वो टेबल थी ओआर के लिए क्या था, एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक एंड बोथ ऑफ एडिशनल। बहुत सिंपल है, आपको ध्यान में रखना है, एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक एंड बोथ ऑफ एडिशनल। कम से कम एक बेसिक कंडीशन पूरी करता है और दोनों एडिशनल पूरी करता है ओआर। कम से कम एक बेसिक पूरी करता है और एक एडिशनल करता है, या एक भी एडिशनल नहीं करता है तो एनओआर। और अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ओके, अब यहाँ पर हमने एक्सेप्शनल केस भी देखे थे, दो केस थे। अगर कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस से वो अगर इंडिया छोड़ता है, तो यह अगर कोई इंडियन सिटीजन कौन होगा, यहाँ पर ये होगा एनआरआई। जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया से बाहर रह रहा है, जो इंडियन सिटीजन है बट इंडिया से बाहर रहता है, और जो इंडियन ओरिजिन पर्सन होता है, वो अगर इंडिया में विजिट करने के पर्पज से आते हैं, तो इन दोनों के लिए बेसिक की सिर्फ एक ही कंडीशन एप्लीकेबल होगी, दैट इज 182 डेज। तो अगर वो पूरी नहीं करता है तो सीधे वो क्या होगा, एनआर। क्लियर। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो क्या होता है, इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल का व्यक्ति इंडियन ओरिजिन होगा अगर कोई पर्सन उसका खुद का, उसके माता पिता का, या उसके माता पिता के भी माता पिता, मीन्स उसका खुद का, उसके माता पिता का, और उसके दादा दादी और उसके नाना नानी का, इनमें से किसी की भी बर्थ अविभाजित भारत में हुई हो। अविभाजित भारत का मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले के इंडिया में हुई हो, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। क्लियर हुआ। वापस, उसके खुद का, उसके माता पिता का, उसके दादा दादी का, या उसके नाना नानी का, इनमें से किसी की भी बर्थ, किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले के इंडिया में अगर हुआ है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि मिस्टर एक्स से उनकी दादी का जन्म 1938 में लाहौर में हुआ था, तो वो पर्सन क्या होगा, इंडियन ओरिजिन होगा। क्लियर हुआ। इंडियन ओरिजिनल कहाँ आता है, इंडियन ओरिजिन आता है बेसिक की एक्सेप्शनल केस के अंदर। इंडियन ओरिजिन के केस में बेसिक की सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होती है। ओके, थैंक यू सो मच।